नमस्कार बच्चों, देखिए अपन 2 का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें पोषण से संबंधित जो है 2 आपके प्रकार थे, स्वपोषण और विषम पोषण, वो कंप्लीट हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो मुख से लेकर के जो है अपने मलद्वार तक फैला रहता है, जिसके अंदर अनेक ग्रंथियां, अनेक अंग जो है वो एक साथ कार्य करते हैं। उसको अपन बोलेंगे पाचन तंत्र। कि ऐसा तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के अंग और अपनी ग्रंथियां जो है एक साथ मिलकर के काम करते हैं और जो मुख से लेकर के मलद्वार तक फैला होता है, उस तंत्र को अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। तो अपन लिखेंगे इसमें ऐसा तंत्र जो मुख से लेकर मलद्वार या गुदा कह सकते हैं, मलद्वार तक फैला होता। ऐसा तंत्र जो मुख से लेकर मलद्वार तक फैला होता है, जिसमें अनेक अंग या लिख सकते हो अनेकों अंग एवं ग्रंथियां अनेकों अंग एवं ग्रंथियां होती हैं, जो सभी मिलकर एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। पाचन तंत्र कहलाता है। अपन ये बोलेंगे कि ऐसा तंत्र जो मुख से लेकर के मलद्वार तक फैला होता है, जिसमें अनेक अंग एवं अनेक ग्रंथियां मिलकर के या सारे एक सामंजस्य के साथ काम करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सा अंग क्या कार्य करता है, कौन सी ग्रंथियां कौन सा एंजाइम स्रावित करती है और उस एंजाइम का क्या कार्य होता है, इनकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन पढ़ेंगे पाचन क्या होता। देखिए, अपन ने सजीव की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे जीव जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि, गति, जनन, वृद्धि, ये सारे जीव करते हैं। ये सारी जैविक प्रक्रियाएं जो जीव करते हैं वो सजीव कहलाते हैं। तो अपन पाचन के बारे में बात करेंगे। पाचन क्या होता। देखिए, अपन पाचन की बात करते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो है भोजन का पाचन किया जाता है। अपन ये कहते हैं भोजन का पाचन होता है। क्या होता है कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है, उसको अपन पाचन कहते हैं। कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरलीकरण करना पाचन कहलाता है। या दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि पाचन जो है भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के और जो है उसका छोटे छोटे या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बदलने को अपन पाचन कहते हैं। तो अपन ये लिखेंगे इसमें भोजन के जटिल अणुओं का सरलीकरण करना जटिल अणुओं का सरलीकरण करना पाचन कहलाता। या दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं पाचन एक ऐसी क्रिया है
पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन के जटिल बड़े एवं अघुलनशील अणुओं को अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से या विभिन्न एंजाइमों एवं रासायनिक क्रियाओं की सहायता से विभिन्न एंजाइमों एवं रासायनिक क्रिया की सहायता से सरल जटिल को क्या बदल देंगे, सरल में, बड़े को बदल देंगे छोटे में, और अघुलनशील को जो है घुलनशील अणुओं में बदल देते हैं। घुलनशील अणुओं में बदल देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े, जटिल और अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की सहायता से सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। छोटी परिभाषा याद करनी है तो आप ये कर सकते हो कि भोजन के जटिल अणुओं का सरलीकरण करना क्या कहलाएगा, पाचन। देखिए अपन पाचन के लिए जो है रिएक्शन से याद कर सकते हैं कि भोजन के जटिल, बड़े एवं अघुलनशील अणु विभिन्न एंजाइम रासायनिक क्रिया भोजन के सरल या भोजन को सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में कि पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर भोजन के जटिल, बड़े एवं अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन के जो है सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता। देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र की बात करते हैं, ये तो था अपने पाचन तंत्र और पाचन से संबंधित डेफिनेशन। अपन नेक्स्ट बात करेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र की बात करते हैं अपन। देखिए मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र जो है, इसके जो है मनुष्य के पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता आहार नाली अंग जिनको अपन ऑर्गन कहते हैं, और दूसरा जो होता है पाचक ग्रंथियां। तो ये लिख सकते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक पढ़ेंगे अपन अंगों के बारे में, अंग जिनको ऑर्गन कहते हैं, और दूसरा अपन पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां यहाँ आपके तीन पाचक ग्रंथियां हैं।
मेन जो है वो है एक लार ग्रंथि और दूसरी जो है वो है यकृत ग्रंथि। तीसरी अपन पढ़ेंगे पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अंगों की बात करते हैं। सबसे पहले अंग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख। दूसरा अंग जो है वो है मुख गुहिका या इसको अपन मुख गुहा कह सकते हैं। तीसरा अपन पढ़ेंगे ग्रसनी। चौथा है ग्रासनाल या इसको गर्सिका भी कहते हैं, इसोफेगस जिसको बोलते हैं। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट अपन पढ़ेंगे मलद्वार या मलाशय। और नौवा पढ़ेंगे मलद्वार। देखिए अपन पहला जो है पाचन तंत्र का पहला जो भाग है आहार नाल, ये इसको अंग कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अंग शामिल हैं। मुख जो है पहला अंग है जिसको अपन आहार नाल का प्रारंभिक या फर्स्ट अंग कहते हैं। दूसरा होता है बक्कल केविटी या इसको बोलेंगे मुख गुहा। तीसरी जो होती है वो होती है फेरिक्स, इसोफेगस, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसके बाद पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसको बोलेंगे रेक्टम और इसको बोलेंगे एनस। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में पहला अपन पढ़ेंगे आहार नाल या अंग, जिसके अंदर जो है अपन 9 अंग पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है 2 ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है, अपन चित्र में देखेंगे। दूसरा होता है मुख गुहा, तीसरा होता है ग्रसनी, चौथा होता है ग्रासनाल या गर्सिका, पांचवा आमाशय, छठा छोटी आंत और सातवां बड़ी आंत। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मलाशय और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे मलद्वार। देखिए दूसरा जो पार्ट होता है इनको अपन बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो होती है इनको अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड कह सकते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो अपन यहाँ जो है 3 प्रकार की पढ़ेंगे, जिनको अपन A, B, C से दर्शाते हैं। देखिए पाचन ग्रंथियां जो होती है इसके अंदर अपन पहली जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेलाइवरी ग्लैंड। या इनको अपन कह सकते हैं लार ग्रंथियां। या इनको अपन क्या कहेंगे लार ग्रंथियां। दूसरी जो होती है इसको अपन बोलेंगे पेनक्रियाज, इसको अपन बोलेंगे अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी जो होती है इसको अपन बोलेंगे लीवर और लीवर को बोलेंगे यकृत ग्रंथि। अपने शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है उसको अपन बोलते हैं लीवर या यकृत। प्रश्न पूछा जा सकता है, अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न पूछा भी गया है कि अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है यकृत ग्रंथि होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। दूसरी बड़ी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
लीवर जो होता है, यकृत जो होती है, इस ग्रंथि को जो है अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको आंसर देना है लीवर ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। देखिए अपने शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। इसको अपन लिखेंगे दूसरी बड़ी ग्रंथि। कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी, या यूं कहूं कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करती है। तीसरी होती है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड्स जो होती है इनको अपन बोलेंगे लार ग्रंथियां, जो अपनी मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं और ये जो है लार या लाला रस स्रावित करने का काम करती है, जो भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने पाचन तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं। एक भाग जो है अंग या आहार नाल होता है, इसको अपन आहार नाल भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री केनाल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग आते हैं। पहला जो आहार नाल का अंग होता है वो होता है मुख या माउथ, दूसरा जो होता है मुख गोइका, तीसरा ग्रसनी, चौथा ग्रास नाल या गर्सिका, पांचवा आमाशय, छठा छोटी आंत, सातवां बड़ी आंत, आठवां जो है मलद्वार या रेक्टम और नौवां जो होता है वो पढ़ेंगे मलद्वार। देखिए ये जो अंग है ये सारे सामूहिक रूप से जो है अलग अलग काम करते हैं। कौन सा अंग कहाँ पाया जाता है अपन ये डायग्राम के अंदर देखेंगे। इसके साथ ही देखिए अपना जो है प्रथम अंग जो होता है आहार नाल का वो होता है मुख। मुख जो होता है वो दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है और ये मुख को खोलने बंद करने का काम करता है, भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। मुख जो होता है इसके अंदर जो है एक फ्रेनुअल जीविया फ्रेनुलम से जुड़ी हुई संरचना होती है या जीभ जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रथम अंग मुख माउथ। इससे पहले मैं आपको आहार नाल के बारे में बताऊंगी। आहार नाल आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल। देखिए मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। दूसरा अपन ये दे सकते हैं कि मनुष्य की आहार नाल जो है इसको जो है पोषण नाल भी कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल को पोषण नाल भी कहते हैं क्योंकि मुख से मनुष्य की आहार नाल जो होती है इसको पोषण नाल न्यूट्रिशन केनाल भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है या मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण कर अपशिष्ट पदार्थों को मलद्वार से बाहर निकाला जाता। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आहार नाल जो होती है
वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है और ये क्या काम करती है कि मुख से भोजन अंतर्ग्रहण करके और उसका जो है विभिन्न अंगों के द्वारा पाचन करने के बाद ये जो अपशिष्ट पदार्थों को जो है मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का जो है काम करती है। देखिए अपन इसके कार्य जो है 3 होते हैं। तो अपन ये लिखेंगे कि आहार नाल जो है इसको पोषण नाल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है मुख से भोजन को अंतर्ग्रहण कर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक की जो है क्रिया इस आहार नाल के अंदर या पोषण नाल के अंदर की जाती है। मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। देखिए कार्यों की बात करते हैं, क्या काम करती हैं। मनुष्य की आहार नाल जो है वो क्या काम करती है। सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि यह भोजन को ग्रहण कर सरल करने का कार्य करती है। दूसरा अपन ये लिखेंगे कि पाचित भोजन से पाचक रसों का अवशोषण करने का काम करती है। तीसरा कि शरीर में बने हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को मलद्वार तक पहुंचा करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहार नाल के कार्य बताइए। तो अपन लिखेंगे आहार नाल के कार्य निम्न। मुख से भोजन ग्रहण कर उसका पाचन करना। मुख से भोजन ग्रहण कर उसका पाचन करना। दूसरा अपन ये लिखेंगे कि पाचित भोजन से पाचित भोजन से विभिन्न पाचक रसों का अवशोषण करना। थर्ड अपन लिखेंगे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को मलद्वार तक पहुंचाकर शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना। अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आहार नाल मुख्य 3 कार्य करती है। मनुष्य की आहार नाल या पोषण नाल, देखिए पहला जो काम करती है कि मुख से जो है भोजन को ग्रहण कर उसका पाचन करना। मुख से भोजन को ग्रहण कर उसका पाचन करना। दूसरा है कि पाचित भोजन से विभिन्न पाचक रसों का अवशोषण करना। थर्ड कार्य है कि शरीर के अंदर जितने भी बेकार के पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उन अपशिष्ट पदार्थों को जो है आहार नाल इकट्ठा करती है और मलद्वार तक पहुंचा करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आहार नाल के अंदर अनेक अंग होते हैं। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है और ये क्या काम करती है कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के मल द्वार से जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक की जो है प्रोसेस इसके अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल में या आहार नाल में, इसलिए इसको पोषण नाल भी कहते हैं। देखिए मनुष्य की आहार नाल का प्रथम जो भाग होता है वो होता है मुख।
पहला अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे माउथ के बारे में। देखिए मुख जो होता है आहार नाल का, यह प्रारंभिक भाग होता है, यह इसको अपन कह सकते हैं प्रथम भाग होता है। मुख जो होता है यह आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है, जो मुख को खोलने बंद करने का कार्य करता है, जो मुख को खोलने एवं बंद करने का कार्य करता है। देखिए आहार नाल का पहला जो भाग होता है वो होता है मुख, और ये क्या काम करता है, मुख को खोलने बंद करने का कार्य करता है। मुख भोजन को अंदर लेने का कार्य करता है, मुख भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। मुख जो है दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है। मुख के अंदर दो ओष्ठ पाए जाते हैं, ऊपरी ओष्ठ और दूसरा निचला ओष्ठ। मुख के अंदर जो है तालु, ऊपर की साइड जो है कठोर तालु पाया जाता है, नीचे की ओर जो है अपना सॉफ्ट या मुलायम जो है तालु पाया जाता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मुख में कठोर एवं मुलायम मुख में कठोर ऊपर की ओर तथा मुलायम तालु नीचे की ओर पाए जाते हैं। मुख के अंदर जीविया पाई जाती है जो फ्रेनुअल झिल्ली के द्वारा जो है आवृत रहती है या जुड़ी हुई होती है। मुख के अंदर जो है दांत पाए जाते हैं। ये दांत क्या करते हैं कि भोजन को कुतरने काटने का कार्य करते हैं। अपन यहाँ दांतों की दो व्यवस्था पढ़ेंगे, तो अपन नेक्स्ट ये लिखेंगे कि मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं, और मुख में जो दांत पाए जाते हैं उनकी दो व्यवस्था पाई जाती है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्त दंती और द्विबार दंती से क्या तात्पर्य है। इसको बोलेंगे थिकोडोन और इसको बोलेंगे डाइथिकोडोन। देखो थिकोडोन जो होता है इसको बोलेंगे गर्त दंती, कि दांत जो होते हैं वो अपने सांचे में स्थित होते हैं। दांत जो होते हैं वो सांचे में स्थित होते हैं, और सांचे में जो दांत स्थित होते हैं इसको अपन बोलेंगे मसूड़ा। और मसूड़े में जो दांतों की व्यवस्था है उसको अपन बोलेंगे गर्त दंती। कि मनुष्य के अंदर जो है 32 दांत पाए जाते हैं ऊपरी और निचले जबड़े में। प्रत्येक दांत की बात करेंगे, 4 प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे, डिटेल से लेंगे। देखिए दांतों की दो व्यवस्था पाई जाती है, एक पाई जाती है गर्त दंती, दूसरी पाई जाती है द्विबार दंती। कि मनुष्य के अंदर दांत जो है वो सांचे में स्थित होते हैं, और सांचे में जो दांत स्थित होते हैं उसको अपन बोलते हैं मसूड़ा, और मसूड़े में जो दांतों की व्यवस्था है उसको अपन बोलेंगे गर्त दंती। और द्विबार दंती में अपन ये पढ़ेंगे कि मनुष्य के जीवन काल में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक दांत जो होते हैं वो परमानेंट टीथ या इनको बोलेंगे स्थायी दांत, और दूसरे जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत जो होते हैं इनको अपन जो है मिल्क टीथ भी कहते हैं, या अपन ये लिख सकते हैं कि दूध के दांत भी कहते हैं। देखिए दूध के दांत जो होते हैं वो 10 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चों में जो है गिर जाते हैं, और उनके स्थान पर जो है नए दांत निकलते हैं। उनको अपन बोलेंगे स्थायी दांत, जो पूरे लाइफ टाइम रहते हैं, पूरे जीवन भर रहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य में दांतों की दांत जो है 2 बार आते हैं।
एक जो है अस्थायी दांत आते हैं और दूसरे स्थायी दांत आते हैं। अस्थायी और स्थायी दांतों का आना या स्थायी और अस्थायी दांतों की जो व्यवस्था है वो कहलाएगी द्विवाद दंती। धन्यवाद।